नमस्ते। आज हम एक ऐसे शहर की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर पश्चिम बंगाल का स्टील शहर कहा जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ फैक्ट्रियों और चिमनियों की कहानी है, तो शायद आप गलत हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसे बाकायदा कागज पर डिजाइन किया गया, मतलब किसी के सपनों को साकार करने के लिए बनाया गया। हमारे पास दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल की स्टील की रीढ़ नाम के दस्तावेज से कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि आखिर एक प्लान किया हुआ शहर होता कैसा है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इस शहर की जो नींव है वो अपने आप में एक कहानी है। ये उन शहरों में से नहीं है जो धीरे धीरे सदियों में बसते गए। इसे बाकायदा प्लान किया गया था। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का ये एक विजन था, एक सपना, और इस सपने को जमीन पर उतारने के लिए दो बहुत बड़े नाम सामने आए, अमेरिकन आर्किटेक्ट जोसेफ एलनस्टीन और बेंजामिन पोल्क। और ये बात बहुत जरूरी है, ये इस शहर को भारत के कई दूसरे औद्योगिक शहरों से बिल्कुल अलग करती है। आजादी के बाद भारत में कुछ ही शहर थे जिन्हें शून्य से बनाया गया और दुर्गापुर उनमें से एक था। इसका मतलब था कि सड़कों की चौड़ाई कितनी होगी, रिहायशी और औद्योगिक इलाकों का बंटवारा कैसे होगा, पार्क कहाँ होंगे, ये सब कुछ पहले से तय था। अच्छा, तो जब आप दुर्गापुर जाते हैं तो आपको वो भीड़ भाड़ और वो बेतरतीब गिलियां नहीं दिखती जो कई पुराने शहरों की पहचान है। इसकी चौड़ी पेड़ों से ढकी सड़कें और अलग अलग फैक्ट्रियों के लिए जो व्यवस्थित टाउनशिप बनी है वो बताती हैं कि ये एक सोचा समझा प्रयोग था। और इसकी लोकेशन भी कमाल की है। हाँ, बहुत स्ट्रेटेजिक। एक तरफ आसनसोल का वो घना औद्योगिक इलाका और दूसरी तरफ पूर्वा बर्दवान के वो हरे भरे खेत, और इन दोनों के ठीक बीच में है दुर्गापुर। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर है, जो दिल्ली कोलकाता को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। मतलब देश के दो सबसे बड़े महानगरों से सीधी कनेक्टिविटी। सही। और देखिए, इस भौगोलिक स्थिति का एक और गहरा मतलब है। ये शहर दामोदर नदी के किनारे बसा है। वही दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक कहते थे। जी वही, जिसे कभी अपने विनाशकारी बाढ़ के लिए जाना जाता था। उसी नदी पर बांध बनाकर उसके पानी को इस शहर के उद्योगों की एक तरह से जीवन रेखा बना दिया गया। तो ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति को विकास के लिए इस्तेमाल करने का एक प्रतीक भी बन गया। बिल्कुल, ये उद्योगों के लिए पानी और कृषि के लिए सिंचाई, दोनों जरूरतों को एक साथ पूरा करता है। तो एक तरफ सोच समझकर की गई प्लानिंग और दूसरी तरफ एक रणनीतिक लोकेशन। ये तो एक बहुत मजबूत शुरुआत थी। लेकिन शहर की असली पहचान तो उसके काम से बनती है, और यहीं पर इसका नाम स्टील की रीढ़ सामने आता है। तो क्या ये सिर्फ एक बड़ी स्टील फैक्ट्री होने की बात है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ एक फैक्ट्री से कहीं ज्यादा है। असल में यहाँ स्टील की दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ बसती हैं। या लिमिटेड यानी सेल का एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। इंटीग्रेटेड मतलब? इंटीग्रेटेड का मतलब है कि यहाँ कच्चे लोहे से लेकर आखिरी उत्पाद तक, मतलब जो तैयार स्टील होता है, सब कुछ एक ही जगह पर बनता है। अच्छा, तो ये वो जगह है जहां बड़े पैमाने पर स्टील बनता होगा, जैसे घर बनाने के लिए सरिया या रेलवे की पटरियां, इस तरह की चीजें। बिल्कुल, ये देश के बुनियादी ढांचे की सही मायनों में रीढ़ है। लेकिन फिर आती है दूसरी दुनिया, एलॉय स्टील्स प्लांट यानी एएसपी। एएसपी ये भी सेल के तहत ही आता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल अलग है। अगर डीएसपी आम इस्तेमाल के लिए स्टील बनाता है, तो एएसपी को आप एक तरह का डिजाइनर या स्पेशलिस्ट स्टील बनाने वाला कह सकते हैं। डिजाइनर स्टील? ये तो दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो खास स्टील जिसमें दूसरी धातुएं, मतलब एलॉय मिलाकर उसे असाधारण मजबूती या कुछ खास गुण दिए जाते हैं। जैसे? ये बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार के इंजन में इस्तेमाल होता है। तो आप सोचिए, एक ही शहर आम जरूरतों के लिए और देश की सबसे बड़ी तकनीकी जरूरतों के लिए दोनों तरह का स्टील बना रहा है। वाव! ये कॉम्बिनेशन भारत में बहुत कम जगहों पर मिलता है। तो एक ही शहर में एक तरह से मारुति बनाने वाला स्टील प्लांट भी है और एक फरारी बनाने वाला भी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर स्टील बनाने के लिए तो मतलब बेहिसाब बिजली की जरूरत पड़ती होगी। वो कहाँ से आती है? और यहीं इस शहर की योजना की खूबसूरती दिखती है। शहर को आत्मनिर्भर बनाया गया है। यहाँ शहर के अपने पावर हाउस हैं। अच्छा। जैसे दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, डीपीएल,
और दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी, जिनका अपना दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन या डीडीपीएस है। मतलब बिजली के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बिल्कुल नहीं, ये पावर प्लांट 24 घंटे इन स्टील प्लांटों को ऊर्जा देते हैं। इससे न सिर्फ सप्लाई सुनिश्चित होती है बल्कि लागत भी नियंत्रण में रहती है। तो ये एक पूरा चक्र है। स्टील प्लांट को चलाने के लिए पावर प्लांट है और फिर इस स्टील का इस्तेमाल करके दूसरे उद्योग चलते होंगे। जैसे हमारे सोर्स में जिक्र है कि यहाँ खनन मशीनरी, सीमेंट, केमिकल बनाने की भी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। आपने सही पकड़ा, एक उद्योग दूसरे को सहारा दे रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ फैक्ट्रियों का जमावड़ा नहीं है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक आत्मनिर्भर औद्योगिक मशीन की तरह। हर पुर्जा दूसरे पुर्जे पर निर्भर है और उसे मजबूत बनाता है। यही दुर्गापुर की औद्योगिक ताकत का असली राज है। लेकिन एक मशीन को चलाने के लिए सिर्फ ईंधन और कल पुर्जे ही नहीं, दिमाग भी तो चाहिए। हाँ, और यहीं पर दुर्गापुर की कहानी एक नया और बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, चिमनियों से हटकर क्लासरूम और लैब्स की तरफ। ये बहुत बहुत जरूरी पहलू है। एक औद्योगिक शहर अगर सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देगा तो वो वक्त के साथ पिछड़ जाएगा। सही बात है। तकनीक बदलती हैं, तरीके बदलते हैं। भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए आपको ज्ञान और नवाचार का मतलब इनोवेशन का केंद्र बनना पड़ता है। दुर्गापुर ने इस बात को शुरुआत से ही समझा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी दुर्गापुर। हाँ, एनआईटी दुर्गापुर। ये देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। तो क्या इसका मकसद सिर्फ स्टील प्लांटों के लिए इंजीनियर तैयार करना था? देखिए, शुरुआत में शायद यही एक बड़ा मकसद रहा हो, लेकिन आज इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। ये शहर को भविष्य के लिए तैयार करता है। सोचिए, जब दुनिया में स्टील बनाने की नई तकनीकें आ रही हैं या ऑटोमेशन बढ़ रहा है, तो इन बदलावों को कौन समझेगा? इन पर रिसर्च कौन करेगा? एनआईटी जैसे संस्थान ही वो जगह है जहां भविष्य की तकनीक पर काम होता है। ये शहर के लिए एक तरह का टेक्निकल इंश्योरेंस है जो उसे प्रासंगिक बनाए रखता है। और सिर्फ एनआईटी ही नहीं, यहाँ CMERI का भी जिक्र है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नाम सुनने में काफी भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या काम है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में एक मशीन है जो बहुत पुरानी हो गई है या ज्यादा बिजली खाती है। ठीक है। CMERI के वैज्ञानिक और इंजीनियर उससे बेहतर, ज्यादा कुशल और किफायती मशीन डिजाइन कर सकते हैं। ये CSIR की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। एक तरह से पूरे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट वाला दिमाग है, और उसका हेडक्वार्टर दुर्गापुर में है। मतलब ये सिर्फ दुर्गापुर के लिए काम नहीं करते? नहीं, पूरे देश के लिए। वो रोबोटिक्स से लेकर खेती की मशीनों तक हर चीज पर काम करते हैं। तो एक तरफ एनआईटी है जो भविष्य के इंजीनियर तैयार कर रहा है, और दूसरी तरफ CMMEI है जो उद्योगों की मौजूदा समस्याओं के लिए नए समाधान खोज रहा है। मतलब उद्योग और शिक्षा का ये संगम शहर को सिर्फ एक प्रोडक्शन सेंटर नहीं बल्कि एक इनोवेशन हब बनाता है। ठीक, यही शब्द, बिल्कुल। और ये शहर के विकास को एक टिकाऊ मॉडल देता है। ये सिर्फ मजदूरों पर नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों पर भी निर्भर करता है। यही वजह है कि दुर्गापुर आज भी इतना प्रासंगिक बना हुआ है। तो हमने इंडस्ट्री की बात की, उसके पीछे के दिमाग की बात की, लेकिन इन सब के बीच आम इंसान कहाँ है? शहर में रहने वाले लोगों की क्या कहानी है? आखिर ये शहर बसता कैसे है? आंकड़े एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक शहर की आबादी करीब 5,66,000 थी। ठीक है। लेकिन 2026 तक इसके बढ़कर करीब 8,85,000 होने का अनुमान है। ये एक बहुत तेज बढ़ोतरी है। और जाहिर है ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर उन मौकों से जुड़ी है जिनकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लोग सेल की फैक्ट्रियों में नौकरी करने आते हैं, एनआईटी में पढ़ने आते हैं और फिर यहीं बस जाते हैं। हाँ, ये एक स्वस्थ आर्थिक विकास का संकेत है। लोग वहीं जाते हैं जहां उन्हें भविष्य दिखता है। एक और दिलचस्प आंकड़ा साक्षरता दर का है जो लगभग 86% पर स्थिर है। 86%, ये तो काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये एक विकसित शहरी समाज की निशानी है। इसका मतलब है कि शहर में शिक्षा का एक मजबूत आधार है जो न केवल नए लोगों को आकर्षित करता है बल्कि यहाँ पहले से रह रहे लोगों के जीवन स्तर को भी बनाए रखता है। और शहर में सिर्फ काम और पढ़ाई ही नहीं है, घूमने फिरने की भी कुछ बढ़िया जगह हैं, जैसे दुर्गापुर बैराज। मैंने सुना है कि दामोदर नदी पर बना ये विशाल बांध शाम के वक्त लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है। हाँ, और एक औद्योगिक शहर के लिए ऐसी खुली जगह बहुत जरूरी होती हैं। ये शहर के फेफड़ों की तरह काम करती हैं। सही कहा। दिन भर की भाग दौड़ और फैक्ट्रियों के शोर के बाद लोग यहाँ आकर सुकून के कुछ पल बिताते हैं।
ये सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि एक कम्युनिटी हब है। और पार्कों के अलावा मुझे एक ऐसी जगह मिली जिसके बारे में पढ़कर मैं हैरान रह गई, भवानी पाठक का टिला। हाँ, मतलब आप सोच रहे हैं स्टील प्लांट, चौड़ी सड़कें, आधुनिक योजना, और अचानक पता चलता है कि यहाँ 18वीं सदी के विद्रोहियों की खुफिया सुरंगें हैं। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। और ये इस शहर का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। भवानी पाठक का टिला सन्यासी विद्रोह से जुड़ा है। यह 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सन्यासियों और फकीरों का एक बड़ा और शुरुआती विद्रोह था। अच्छा। माना जाता है कि ये सुरंगें उनके छिपने और रणनीति बनाने का ठिकाना थी। तो सोचिए, दुर्गापुर भारत की आजाद औद्योगिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, एक बिल्कुल नया शहर, लेकिन उसी जमीन के नीचे विद्रोह और आजादी की लड़ाई की पुरानी कहानियां दफन है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि शहर की नींव जो है वो स्टील से भी ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी नया शहर पूरी तरह से नया नहीं होता। उसकी जमीन की अपनी एक याददाश्त होती है। दुर्गापुर का आधुनिक चेहरा उसके औद्योगिक चरित्र को दिखाता है, लेकिन उसकी आत्मा में इतिहास की ये परतें भी मौजूद हैं। और ये संतुलन ही इसे सिर्फ एक आर्थिक केंद्र होने से ज्यादा एक जीवंत शहर बनाता है। तो आज हमने दुर्गापुर को कई अलग अलग नजरियों से देखा। एक आर्किटेक्ट के सपनों के शहर से लेकर पश्चिम बंगाल की स्टील की रीढ़ बनने तक का सफर। फिर हमने देखा कि कैसे ये ज्ञान और नवाचार का एक केंद्र बना और कैसे इसकी आधुनिकता के नीचे इतिहास की गहरी जड़ें छिपी हुई हैं। सही कहा। हमने देखा कि कैसे सुनियोजित शहरीकरण, औद्योगिक तालमेल और शैक्षिक उत्कृष्टता मिलकर एक सफल शहर की कहानी लिखते हैं। लेकिन इन सूत्रों में एक और इशारा है जो भविष्य की तरफ है। वो क्या है? दुर्गापुर अब एक उभरता हुआ आईटी हब भी बन रहा है। यहाँ वेबिल आईटी पार्क है जो सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनियों को अपनी ओर खींच रहा है। अच्छा, तो स्टील और कोयले के साथ साथ अब सिलिकॉन भी इस शहर की कहानी का हिस्सा बन रहा है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। औद्योगिक क्रांति से एक तरह से सूचना क्रांति की ओर एक कदम। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। आईटी सेक्टर का ये उदय, जो भारी उद्योग की संस्कृति से बिल्कुल अलग है, अगले दशक में इस स्टील सिटी की पहचान को कैसे बदलेगा? क्या शहर के औद्योगिक अतीत और तकनीकी भविष्य के बीच कोई नया दिलचस्प संतुलन बनेगा, या फिर एक नई पहचान पुरानी पहचान पर हावी हो जाएगी?